Hello everyone, you're watching Voice of South Asia. This is Health Talk with Nosheen Mealbread. One of the most important systems of human body is digestive system, and that's the reason we're going to discuss this topic today. हमें आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस मौसूल हुए डाइजेस्टिव हेल्थ यानी हाजमे के को लेकर, तो आज हमने सोचा उन्हीं सवालात के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर अदनान नादिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. Hello Dr. Saab, how are you? Very good. How are you? Good. Thank you so much for being on the show. Sure. तो आपका इंट्रोडक्शन हम अपने नाज़रीन को देते चलें. डॉक्टर अदनान नादिर इज़ ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हम आपके जो भेजे हुए सवालात हैं वो आज के शो में शामिल करेंगे. तो डॉक्टर साहब, व्यूवर्स क्वेश्चंस जो है वो शामिल करने से पहले मुझे आपसे ये पूछना है, एज अ डॉक्टर, according to your experience, why is it so important to take care of your digestive health? I think हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें ओवरऑल, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो कुछ अपनी बॉडी के अंदर जो हम कंज्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होकर गुजरता है. तो अगर हम इसका ख्याल रखें, इसको हेल्थी रखें, तो हमारी ओवरऑल बॉडी भी हेल्थी रहती है. तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भी आ जाता है, उसके अंदर सही ग़िज़ा, उसके अंदर क्वालिटी ग़िज़ा, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं. और अगर हम उसको मेंटेन करें और बैलेंस करें तो उससे न सिर्फ हमारा निज़ाम हाज़मा जो है वो अच्छा रहता है, बल्कि हमारे और जो सिस्टम्स हैं वो भी उससे सेहतमंद रहते हैं. सही. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे मैंने बात की कि ग़िज़ा के बारे में, और हम लोग जैसे हम बड़े हुए तो हमें लोगों ने कहा कि आप फैट्स नहीं खाएं, आप फैट से दूर रहें. अब वो चीज़ बदल रही है. अब ये बात है कि शुगर्स के ऊपर बात है कि आप जो है वो रिफाइंड शुगर से परहेज़ करें. तो ये शुगर से ये भी होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए या ऐसे सिंपल शुगर्स खाए जिसके अंदर मीठी चीज़ें हैं या चावल हैं, तो उससे ये होता है कि आपने जब आप उसको खा लेते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके साथ ब्लड शुगर आपको ऊपर जाता है और उसके बाद आपका इंसुलिन लेवल ऊपर जाता है. तो इंसुलिन लेवल जब ऊपर जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है बार-बार. तो वो आपके अंदर इस किस्म की चीज़ें जैसे शरीयानों के अंदर जो ये अथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, जो कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है, अगर तो वो डेवलप होता है. तो इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग ऐसी चीज़ें करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें. और होल फूड्स के अंदर तो ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ें कि जो कि फ़ौरन आपके खाते ही वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे. आपको बॉडी को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में, और स्लो एब्जॉर्प्शन होगा. तो आपका ब्लड शुगर एकदम से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि स्लोली ऊपर जाएगा. सही. और इससे आई थिंक एक और फायदा ये हो सकता है कि आपको बार बार भूख नहीं लगती. Is that true? जी, ये भी है कि बार बार भूख नहीं लगती, वेट कंट्रोल में रहता है. वेट भी कंट्रोल में रहता है उससे. ये बिल्कुल सही बात है. Awesome, great. So एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा मौसूल हुए वो थे तेज़ाबियत के ऊपर, हार्टबर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स. तो व्हाट इज़ हार्टबर्न, व्हाट इज़ एसिड रिफ्लक्स? सो हमारे मैदे में, स्टमक के अंदर एसिड बनता है जो कि ज़रूरी है हाजमे के लिए, और ये सिर्फ स्टमक के अंदर होता है. लेकिन बाज़ औक़ात ये एसिड जो है वो ऊपर आता है एसाफेगस के अंदर, और जब वो ऊपर आता है एसाफेगस के अंदर तो वो ऐसी सेंसेशन पैदा करता है जैसे जलन आपके चेस्ट के अंदर हो रही है. और हम उसको एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिगर्जिटेशन. तो आपको ऐसा लगता है कि खाना या पानी जो है वो भी ऊपर आ रहा है, बाज़ औक़ात हलक तक आ रहा है. और बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को खाने के बाद इस किस्म की कैफियत होती है, और रात को सोते वक्त ऐसी कैफियत होती है. तो उस वक्त हम लोग ये देखते हैं कि ये उस ऐसे वक्त के अंदर आता है ज़्यादातर जब आप खाना ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं. ओके. या आप जब हैंडल नहीं कर पा रहे होते, आपका सिस्टम उतनी क्वांटिटी हैंडल नहीं कर पा रहा होता, दैट्स व्हेन इट कम्स अप. यस. तो अगर आपके खाने की मिक़दार ज़्यादा है या आपने खाना ऐसा खाया है जो कि बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़म है, बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर आप तो मिक़दार ज़्यादा है या बहुत मुरग़्ग़म है, या फिर आपने खाना खा के आपने एक
आप लेट गए। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़्यादातर लोगों को जो तेज़ाबियत की प्रॉब्लम होती है वो रात के वक्त होती है। सो इज़ दैट वन ऑफ द रीजंस दैट यू ईट लेट नाइट एंड यू स्लीप? नहीं, तो उसके अंदर ये होता है कि जब आप रात को देर तक से खाना खाते हैं तो उसके बाद एसिड प्रोडक्शन होती है। राइट। और अगर आपने मरकन खाना खाया है और आप फौरन लेट गए हैं उसके बाद जाके, तो उससे ये होता है कि खाना और तेज़ाबियत सिर्फ स्टमक में नहीं रहती, बल्कि आप ग्रेविटी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम लोग अपराइट रहते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खाना जो है वो स्टमक में रहता है, लेकिन जब आप लेट जाते हैं तो ग्रेविटी आप ज़ाहिर नहीं रहती, तो फिर खाना और पानी लेयर कर जाता है एसाफिगस के अंदर, और वो तेज़ाबियत एसाफिगस के अंदर उसको बर्न करती है, उसके अंदर इरोजन ला सकती है, उसके अंदर जख्म पैदा कर सकती है। और ये भी होता है बाज़ औक़ात कि ये तेज़ाब हलक तक आ जाता है और लंग्स में भी जा सकता है। इस वजह से लोगों को रात को खांसी भी काफ़ी होती है। ओके, सो मैं एक्चुअली अगला सवाल आपसे ये पूछने वाली थी कि वन टाइम आई वेंट टू एन ENT डॉक्टर। अब मुझे जो है वो सीजनल एलर्जी का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है आपको जो गले में खराश है वो हार्टबर्न की वजह से हो। एंड आई वाज लाइक हार्टबर्न, मुझे तो ऐसा लगता है ये एलर्जीज की वजह से, हार्टबर्न का तो मुझे ख्याल भी नहीं था। सो एक्सप्लेन टू अस मोर, व्हाई कुड इट बी हार्टबर्न एंड व्हाई कुड इट बी एलर्जीज? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को रात को खांसी आती है, तो उसके दो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होते हैं। एक तो ये कि उनको लेटेंट एज़मा है, या एज़मा की एलर्जी है और उनको दमे का कुछ ऐसा है, और दूसरी चीज़ रिफ्लक्स है। तो लेटने के बाद अगर ये एसिड ऊपर आता है और आपके वोकल कॉर्ड्स को जाके इरिटेट करता है और आपके लंग्स में चला जाता है, जो कि खांसी प्रोड्यूस करता है, तो दैट कैन ये सिम्टम्स गले में खराश, खांसी, ये रिफ्लक्स से भी हो सकती है। सही। तो इस वजह से बाज़ औक़ात इन दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि लोगों को ये जो गले में खराश है ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से है या फिर रिफ्लक्स की वजह से है। राइट। सो एज अ पेशेंट हाउ डू यू रियली डिफरेंशिएट, कैसे पता चले कि आपको क्या है दोनों में से? बाज़ औक़ात ये बहुत चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए कि कैसे डिफरेंशिएट करें। बाज़ औक़ात बहुत चीज़ें आसान होती हैं कि लोगों को एलर्जीज होते हैं और वो आके हमें बताते हैं कि उनको पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जैसे उनके नाक में से जो है वो थोड़ा सा पानी जाता है, और अगर आप लेटे हुए होते हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है। जब वो पीछे की तरफ जाता है तो वो आपके हलक पे गिरता है, जब इरिटेट करता है इस वजह से। तो उससे जो है बाज़ औक़ात आपकी वोकल कॉर्ड्स भी इरिटेट होती हैं, आपको खांसी भी आती है। तो एक और रिफ्लक्स होता है, बाज़ लोगों को तेज़ाबियत महसूस होती है, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों में से हम लोगों को नहीं पता चलता कि क्या चीज़ कॉज क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हम एम्पेरिक ट्रीटमेंट भी देते हैं चीज़ों का, मतलब ये कि हमारे पास अब ऐसी दवाएं हैं रिफ्लक्स के लिए कि हम उसको 15 दिन का ट्रीटमेंट देके कहते हैं कि आप ये लीजिए और उससे देखें कि आपके हालत बेहतर होता है, आपकी खांसी बेहतर होती है। और दूसरी हमारे पास और भी ऐसे टेस्ट हैं जिसके अंदर हम आपकी pH आपके एसाफिगस के अंदर चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम स्कोप डाल देते हैं अंदर, और उसके साथ एक कैप्सूल होता है जो क्या एसाफिगस की pH को मॉनिटर करता है 24 घंटे के लिए। तो उससे जब हम रीडिंग देखते हैं तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये एसाफिगस में pH एसिडिक कब थी। तो अगर हम ये देखें कि एसाफिगस के अंदर एसिडिक pH बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए है, तो फिर हमारा ये शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि ये ज़्यादातर ये जो सिम्टम्स हैं रिफ्लक्स की वजह से हैं। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि रिफ्लक्स जो है वो बाज़ औक़ात हाइटल हर्निया की वजह से भी बढ़ जाता है। तो हर्निया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी तरफ चला जाए तो हम उसको हर्निया कहते हैं। तो हाइटल हर्निया ये है कि स्टमक जो है और मैदा जो है वो इस एब्डोमेन को और पेट को छोड़ के थोड़ा सा चेस्ट की तरफ आ जाए, और ये डायफ्राम है, और डायफ्राम जो है वो स्टमक डायफ्राम से नीचे होता है।
लेकिन अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो छोटा सा पार्ट ऑफ द स्टमक जो है हाँ, वो ऊपर है आ डायफ्राम गया। से राइट तो एक छोटा सा हिस्सा बन गया ऊपर से स्टमक का हाँ। हिस्सा ऊपर आ गया है डायफ्राम से। तो अब डायफ्राम जो था वो इस रिफ्लक्स को रोकता था और जो सारी जो एनाटमी थी Right. वो रिफ्लक्स को रोकती थी, लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोल हर्निया बन चुका है हाँ, तो वो जो डायफ्राम की वजह से हमारे जो मैकेनिज्म थे जो एसिड को ऊपर आने से रोक रहे थे अब वो उतने अच्छे नहीं रहे। राइट तो रिफ्लक्स ऊपर काफ़ी आसानी से आ सकता है। सही और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर कुछ ऐसे पाउचेस से बन जाते हैं कि एसिड इसके अंदर एसिड का लिक्विड इसके अंदर रहता है जो कि फौरन से ऊपर आ जाता है। आप लेटे या आपने कुछ इंट्राडाउनल प्रेशर बढ़ा तो रिफ्लक्स ऊपर आ गया। Okay, well that's interesting. I'm sure कि not a lot of people actually knew about it. This was new for me. So मुझे अगला सवाल आपसे पूछना है कि जो antacids मिलते हैं commonly over the counter मिलते हैं वो लेना क्या are they safe over the long run? एंड एसिड्स जो हैं जो कि ओवर द काउंटर मिलते हैं, जैसे अगर आप टर्म्स की बात करते हैं यस दे आर सेफ कि आप उनको ले सकते हैं अगर आप इनको स्पोरेडिकली यूज करते हैं कि आपको कभी हार्ट बर्न हो रहा है तो ले लिया एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बाज़ औक़ात जब रिफ्लक्स होने लगे और बहुत अरसे तक तो उसको इवैल्यूएट करवाना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि हाइड्रोल हर्निया है या नहीं। दूसरी चीज़ अपने वजन का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं कि आप एक्सरसाइज करें, वजन का ख्याल करें, बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं, मुरब्बा खाना नहीं खाएं, स्पाइसी फूड्स ये नहीं तो नहीं खाएं। हो सकता ना डॉक्टर साहब, हमारा माशाल्लाह से हमारे कल्चर में खाने पीने के सारे शौकीन होते हैं Yes. और ईद की दावतें हो या फिर कोई पार्टी हो तो बस हम तो कौरमों पे और बिरयानियों पे हमले कर रहे होते हैं। जरूर हमला करें तो बिरयानी पे, लेकिन अपनी मिकदार के ऊपर कंट्रोल ओके पोर्शन कंट्रोल खाएं जरूर, खाएं जरूर, हर चीज खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। That's right. जबरदस्त और फिर ये भी है कि कोई भी चीज़ आप मिकदार अगर ठीक रखेंगे तो ठीक रहेगी, सही लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी है खाना तो उससे भी रिफ्लक्स होता है। ओके और फिर ये बात है हमारे यहाँ चाय भी बहुत पी जाती है बिल्कुल यस तो कैफीन से भी खाली रिफ्लक्स, पेट पी जाती है खाली पेट, जी। लेकिन इतनी चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर खाली पेट पिए या नहीं पिए, लेकिन रिफ्लक्स जो है अगर पेट भरा हुआ भी हो और फिर चाय पी हो उसके बाद तो उससे भी ज़रा थोड़ा सा सही। रिफ्लक्स तो उतना खाएं और वैसा खाएं जो आप हजम कर सकें। Yes. जब आपको पता है कि आप ये नहीं हजम कर पाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। That's right. सही। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल ये है कि you as a doctor, how do you treat a heartburn or acid reflux patient जिनको बहुत अरसे से chronic problem रहा हो? अच्छा, हम लोगों को बहुत सारे लोग हमारे प्राइमरी केयर हार्टबर्न को देखते हैं और जो कि जिन लोगों को बहुत खफीफ से सिम्टम्स होते हैं उनको वो खुद ही ट्रीट कर लेते हैं, एंटासिड से ट्रीट कर लेते हैं या ओवर द काउंटर जो ये दवाएं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे उनसे ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर 5 से 10 साल तक आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो ये रिकमेंडेड है कि आप एक दफ़ा एग्जाम हो जाए ताकि एंडोस्कोपी हम जो है वो स्कोप डाल के अंदर देखें कि आपके एसाफिगस के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, आपके एसाफिगस की लाइनिंग तो बदल नहीं गई है, क्योंकि एक कंडीशन है हम उसको बेयर्स एसाफिगस कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है एसिड के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से, जो कि अगर बहुत दिनों से आपका एसिड एक्सपोजर हो रहा है तो उससे एसाफिजियल लाइनिंग बदल जाती है। बहुत से लोग एक्चुअली ये बात नहीं सोचते कि बार बार एसिड किसी आप चीज़ पे गिराएंगे तो वो तो डैमेज हो गई। सो दैट्स द रीजन इट हैपेंस, राइट? यस, बार बार एसिड गिराएंगे तो 2-3 चीज़ें होती हैं उससे, एक तो लाइनिंग बदल जाती है और तो उस लाइनिंग बदलने से एसाफिजियल कैंसर का खतरा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर भी एसिड बार बार गिराएंगे तो उसके अंदर जख्म बनेगा, फिर वो जख्म भरेगा, जब वो भरता है तो फिर वो थोड़ा सा सुखड़ना शुरू कर देता है। राइट, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, स्कार टिश्यू। ओके। तो फिर ये बात है कि जब स्कार टिश्यू बनता है तो वो हम उसको एसाफिजियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो एसाफिगस की जो कैपेसिटी है, जो ल्यूमन है, उसको वो कम कर देता है, छोटा कर देता है। तो बाज़ औक़ात हम लोगों को ये हमारी
गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस के अंदर हमारी एक इमरजेंसी ऐसी होती है अच्छा कि लोग जब खाना खाते हैं तो उनको खाना फंस जाता है, सही स्पेशली गोश्त अगर वो खाएं तो उनके एसोफेगस में जाके फंस जाता है, जो कि हम लोगों को बार बार जाके निकालना पड़ता है। ओह वाह ओके तो वो इसी वजह से ये होता है कि उसकी एक वजह ये होती है कि अनचेक्ड रिफ्लक्स, जिसका इलाज नहीं हुआ और वो बार बार जो है वो जख्म बन रहा है और उसके बाद वो हील हो रहा है और उससे स्कार टिश्यू बन के एसोफेगस की जो ओपनिंग है वो इतनी स्मॉल हो गई है राइट कि वो अब चीज़ें फंसने लगी उसमें जाके। सही। तो डॉक्टर साहब इसका ये मतलब है कि अगर आपको लंबे अरसे तक प्रॉब्लम है हार्ट बर्न की, आपको रात को भी हो रहा है दिन में भी हो रहा है, यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर। यस, डोंट लीव इट अनट्रीटेड, अदरवाइज इट्स गोना बी अ बिग इशू लेटर ऑन। इट कैन बिकम अ बिग Okay. इशू, इट कैन बिकम अ बिग इशू एंड स्पेशली जब आपको इतने अरसे से है और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उस वक्त आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि एक आपके स्ट्रैटिफिकेशन हो सके कि आप हाई रिस्क हैं, सही क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते। राइट लेकिन अगर हम उन लोगों को देख लें कि जिन लोगों को ये जो लोग रिस्क के ऊपर हैं हम उनको करीब से देख सकते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनको एग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं। सही लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अगर एक दफ़ा हमने देखा और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था, एसोफेगस नॉर्मल है, थिंग्स आ रहा, तो फिर हम उनको दोबारा एंडोस्कोपी हम उनकी 10 साल के बाद करेंगे। ओके लेकिन अगर किसी को हम देखें कि लाइनिंग्स चेंज हो चुके हैं और हमें ये खतरा है कि लाइनिंग्स और चेंज करके कैंसर बन सकता है, तो हम उनको फिर करीब के इंटरवल से बुलाते हैं, हम उनको फिर 3 साल के बाद बुलाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, सही और फिर हम उनको ये भी बताएंगे कि अगर चीज़ें फंसने लगें तो वो हमें फ़ौरन बेशतर बताएं ताकि हम उनका इलाज जल्दी शुरू कर सकें। ओके सो हमने खाने की बात की, डिफरेंट ग़िज़ाओं की बात की, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर ग़िज़ाएँ हैं जो कि आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से ज़्यादातर लोगों को तेज़ाबियत होती है? आई थिंक ये देखें कि किसी मुरब्बा खाना जो है Okay. वो आपको रिफ्लक्स तेल करेगा, वाला, तेल वाला, फ्राइड वाला, हैवी जो है, ओके और उसके अंदर उसकी वजह ये होती है कि अगर आप तेल वाला या बहुत भारी खाना खाएं तो वो हमारे जो मैदा है वो स्मार्ट, वो हर चीज़ जो है वो वो आगे डंप नहीं करेगा, Okay. वो पहले उसको हजम करेगा, Okay. उसके बाद वो उसको आगे जाने देगा। ओके तो अगर आपने कोई हल्का सा खाना खाया है तो वो उसको अच्छी तरीके से और फौरन से हजम कर लेगा Okay. और आगे भेज देगा, तो आपका स्टमक भी खाली हो जाएगा। ओके लेकिन अगर आपने मुरब्बा खाना खाया है तो उसको देर लगेगी उसको डाइजेस्ट करने में। अब अगर देर लगेगी तो आपका स्टमक भरा रहेगा बहुत देर तक, राइट वो बहुत, तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि अगर स्टमक भरा रहेगा तो रिफ्लक्स ज़्यादा होगा, ओके क्योंकि कोई भी अगर एक भरी हुई थैली है सही तो ज़ाहिर है उससे रिफ्लक्स इट्स अ फिजिकल थिंग। सही तो so it it- could be any particular food but at the same time the quantity and the way the food is made it matters. Yes. ओके ओके Yes. सो ये बात आप जो है ना वो ख्याल रखिए जब भी खाना खाएं, और रात के वक्त इसीलिए कहते हैं कि हल्का खाना खाना चाहिए Yes. बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम टू डाइजेस्ट, और जब आप सो रहे हो तो आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ना हो। That's चलिए right. मैंने आधा प्रॉब्लम तो जो है वो बहुत सारे लोगों का ही सॉल्व कर दिया। जनाब यहाँ होता है एक ब्रेक का वक्त और हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। और उनसे हम बात कर रहे थे तेजाबियत यानी एसिड रिफ्लक्स के बारे में। जी डॉक्टर साहब। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रात के खाने की Right. और खाना
की मकदार ठीक रखें। सही। लेकिन अगर उसके बावजूद रिफ्लक्स होता है तो हाँ। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 6 इंचेस ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ओके। अगर आप अपने हेडबोर्ड के नीचे रखें तो आपका बेड थोड़ा सा आपका सर उठा देगा। ओके। तो अगर वो आप सर उठा देगा तो आप ग्रेविटी जो कि आपके लेटने की वजह से अब आप यूज़ नहीं कर रहे, Right. आप उस ग्रेविटी को दोबारा यूज़ करने लगेंगे क्योंकि आपका सर उठ गया। Right. तो फिर जो खाना और जो पानी जो कि स्टमक के अंदर है वो ग्रेविटी की वजह से स्टमक में ही Right. रहेगा। क्योंकि अगर आप सीधे लेटें Yes. तो एसिड तो ऊपर आएगा। Yes. तो थोड़ा सा एलिवेट कर ले बेड को। Yes. ओके, सही। तो ये इसके अंदर ये इट्स नॉट रॉकेट साइंस। राइट। 6 इंच के वुडन ब्लॉक लें और अपने सिरहाने के जो बेड बिस्तर का का जो पसरी का होता है हाँ जी। उसके नीचे रख दें ताकि सिरहाना थोड़ा सा ऊपर आ जाए, सही। तो उससे फर्क पड़ता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और सवाल मौसूल हुआ, छोटे बच्चों को जो एसिड रिफ्लक्स होता है, बिल्कुल न्यूबॉर्न जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? क्योंकि वो तो कोशिश की जाती है कि उनको दवाएं ना दी जाएं क्योंकि वो इतने छोटे से होते हैं, क्या किया जाए? अच्छा, हम लोग शुरू के अंदर I'm an adult gastroenterologist, Right. लेकिन I'm just gonna touch a few things on that कि पहले हम लोग जो colicky babies कहते थे, Right. now the colicky babies have reflux, Right. so that's why we think that they cry and stuff like that. Right. हम उनको भी यही करते हैं कि हम we raise the head of the bed और उनकी भी दवाएं हैं जो कि हम adults में भी यूज करते हैं, जो कि हम उनको दे सकते हैं और उनका reflux उससे respond करता है। Okay, so it's safe to give them antacids. It's safe to give them those medication, लेकिन उनकी जो दवाओं का जो prescription है और जो फैसला है वो उनके pediatrician को करना है। Right, right. Quantity क्या है, कितने Yes. टाइम पे देनी चाहिए? और कौन सी दवा वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही सही, that makes sense. ओके जनाब, तो अगला सवाल जो हमें मौसूल हुआ आपकी तरफ से वो था ब्लोटिंग का। बहुत सारी खवातीन ने एक्चुअली हमें सवाल भेजा कि जब हम खाना खाते हैं या ओवरऑल दिन के टाइम किसी भी टाइम पर हम ब्लोटेड फील करते हैं, व्हाट इज द रीजन? ब्लोटिंग इज मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर मुझसे कहते थे कि अगर हमने ब्लोटिंग का मसला हल कर लिया तो we all will be millionaires. अच्छा तो ढूंढने में let's find out. तो bloating is a very very generalized or very non-specific symptom. Yes. और bloating की वजहें बहुत सारी हो सकती हैं. Okay. जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाए तो भी bloated है. Right. अगर constipation है, बहुत दिनों से bowel movement नहीं हुई तो भी bloated है. अच्छा मेरे ख्याल से हम gonna cut you off over here. मेरे ख्याल से ओवरऑल जो ब्लोटिंग की बात करें वो ना सिर्फ स्टमक की ब्लोटिंग बात करें, वो कह रहे हैं ओवरऑल पफीनेस फील होती है बॉडी में, फूले फूले फील होते हैं. व्हाट इज दैट? You know that is कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं बाज़ औक़ात के हम लोगों को जो पूरा फूला होना होता है वो हम लोगों के लिए वो बाज़ औक़ात अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता मेडिसिन के अंदर, क्योंकि हम लोग अगर ये सोचें कि कोई पूरी तरीके से फूला हुआ है तो हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात अगर थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन होता है, जैसे लोगों की अंगूठियाँ फंसना शुरू हो जाती हैं, things like that, ख़वातीन के अंदर especially, it may be related to their menstrual cycle. It may be related to their salt intake. Okay. You know, those are the things that. जितना आप नमक खा रहे हैं, Yes. आप ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा वाटर retain कर रही है. Okay. Yes. और that's also not good if you have high blood pressure. Yes. Okay. Absolutely. सही. तो उस जो generalized जो puffiness की बात तो हम इस तरीके से करेंगे, उसके और भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं, लेकिन उसका फिर एक अलग बिल्कुल टॉपिक हो जाएगा. Okay. Okay. क्या डाइट ऐसी होती है, कोई ऐसे ग़िज़ाएं हैं जो आपको ओवरऑल मतलब पफी कर दे या ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाए? High calories diet will make you gain weight, and high salt diet will make you puffy. सही. You know, in that case. सही. So abdominal bloating की जो हम लोग बात कर रहे थे, Right. तो उसके अंदर abdominal bloating जो हम लोग बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो हम irritable bowel syndrome की वजह से देखते हैं. तो हर आदमी को जो इसको irritable bowel syndrome होती है, bloating बहुत ज़्यादा लोगों को उसके अंदर ऐसा फील होता है कि पेट फूला हुआ है. तो उसके अंदर वो पेट ना उनका वजन बढ़ा हुआ होता है, ना really physically उनका पेट बढ़ा होता है, लेकिन उनको फीलिंग होती है. Right. Heavy feel होता है. Heavy feel हो रहा होता है उनको. सही. और बाज़ औक़ात heavy feeling is not an abnormal feeling. अगर आप बहुत ज़्यादा खाने के बाद है या बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से भी उनको abdominal bloating हो सकती है. Okay. और constipation की वजह से
एब्डोमिनल ब्लोटिंग हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकती है, Okay. जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पार्ट है। ओके, तो यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि फूड इंटॉलरेंसेस क्या होते हैं और किस तरह के फूड इंटॉलरेंसेस केसेस आप देखते हैं? फूड इंटॉलरेंस जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ओके, दूध की वजह Okay. से। तो बाज़ औक़ात लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनको एकदम से गैस क्यों होनी शुरू हो गई, एकदम से उनका स्टमक जो है वो इतना फूल भी रहा है और आवाज़ें आ रही हैं स्टमक में से, राइट, और फिर बैंड बज रहे हैं हर जगह से। यस, ओके, और फिर ये बात है कि उनको फ्लैचुलेंस हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा खारिज हो रही है, या फिर उनको डायरिया हो रहा है। राइट, तो इसके जो है इसके स्टेजेस होते हैं या इसके डिग्रीज होते हैं। ओके, तो अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों को ये भी हैरानी होती है कि मैंने तो हमेशा दूध पिया है और दही खाई, अचानक से कैसे हो गया। हाँ, तो बाज़ औक़ात जब लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है या कोई डायरियल इलनेस किसी भी तरीके से हो गई, राइट, तो उससे ये होता है कि आपका जो लैक्टेज जो एंजाइम है जो कि आपके छोटी आंत प्रोड्यूस करती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ओके, जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो जब आप दूध या दही या आइसक्रीम या जो भी दूध की बनी हुई अगर आप लेते हैं तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वही चीज़ बगैर डाइजेस्ट हुए हुए कोलन में चली जाती है। वहाँ पे एक प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। राइट, जब फर्मेंटेशन होती है तो उसके अंदर पानी और गैस बनता है। ओके, तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सही, गैस जो है वो या शोर मचाती है और फिर या खारिज हो जाती है। राइट, तो उस वजह से लोगों को बड़ा मतलब ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, एम्बैरेसमेंट होती है। राइट, और अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा दूध का गिलास पी लें तो राइट, इतना ज़्यादा वो अनडाइजेस्टेड मिल्क कोलन में चला जाता है कि बैक्टीरिया भी उसको फर्मेंट नहीं कर सकते, तो फिर डायरिया हो जाता है। okay, so your system knows I can't digest it, it has to get out. सिस्टम ऑलरेडी नोस, लेकिन वो सिस्टम आपका कोशिश तो करता है बेचारा सिस्टम, लेकिन Yes. वो ओवरवेल्म हो जाता है, सही, सही, Okay. ओवरलोड हो गया। ओवरलोड हो जाता है। यस, सही, सही, उससे डायरिया होता है। सही। So that was all about food intolerances और हम next बात करेंगे जो कि very common question I received was about constipation. So एक तो होती है occasional constipation, एक होती है chronic constipation. So tell us more about that. देखिए, ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन तो सबको होती है, तो उसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं। Okay. What is occasional? What do you consider as occasional? ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन ये है कि लोगों को sometimes they have to strain Okay. or sometimes their stool are hard, Okay. sometimes they skip a day Okay. कि उनको बाउल मूवमेंट नहीं हुई है, Right. और थोड़ी सी ब्लोटिंग उनको फील हो रही है, थिंग्स ज़्यादा, एंड दूसरे दिन उनको बाउल मूवमेंट हो गई और they are good, तो Right. वो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन होता है। बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो हम लोगों ने स्टडीज़ में भी देखा कि लोगों को परसेप्शन ज़्यादा होता है कॉन्स्टिपेशन का वर्सेस कॉन्स्टिपेशन। Okay. So actual में नहीं होती लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, आपको constipation है. कि Okay. आपको अच्छी बाउल मूवमेंट नहीं हुई है, Okay. तो उस वजह से लोगों ने इन स्टडीज शो कि 60% ऑफ द पीपल वर हैविंग एक्चुअली डेली बाउल मूवमेंट्स, Okay. लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते थे। Right. और कॉन्स्टिपेशन ऐसा है कि अगर 25% ऑफ द बाउल मूवमेंट्स आपको स्ट्रेन करनी पड़ रही है, Right. या उसके अंदर पेट फूल रहा है, या आपको बहुत सख्त है बाउल मूवमेंट, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन हम लोग उसको फिर ट्रीट करते हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उनका कब्ज या कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, या किसी को ऐसा लगता है कि नया नया शुरू हुआ है, तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। Okay. क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत आम उसके रीजंस होते हैं कि आपको बहुत सारे ब्लड प्रेशर की दवाएं कॉन्स्टिपेशन करती हैं, Okay. बहुत सारी दूसरी दवाएं कॉन्स्टिपेशन करती हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि What is the reason? what's the reason। लेकिन कॉन्स्टिपेशन ये भी है कि अगर आपका जो नॉर्मल पैटर्न है अगर वो बदल रहा है तो फिर आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपकी उम्र ऐसा है कि 40 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कोलन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ग्रो तो नहीं कर रही Okay. जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो कि स्टूल के फ्लो को रोक रही है। Right. Right. तो उसके अंदर डॉक्टर्स जो हैं
इंटर्निस्ट भी ट्रेंड हैं ये चीज़ देखने के लिए, और ऑफ कोर्स हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी ट्रेंड हैं कि अगर कोई नया चेंज हम ऐसा में देखते हैं तो हम उनकी दवाएं रिव्यू करते हैं, हम उनके ब्लड वर्क देखते हैं कि एनीमिया तो नहीं हो रहा, उनका थायराइड फंक्शन चेक करते हैं, और फिर हम एक कोलोनोस्कोपी भी करते हैं ताकि टू मेक श्योर कि स्ट्रक्चरली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। राइट, सो आपने कहा नॉर्मल पैटर्न क्या है? क्या हर एक का पैटर्न अलग अलग होता है? व्हाट इज नॉर्मल व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द बाथरूम? सो नॉर्मल पैटर्न जो है वो हर एक का अलग ही होता है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि अगर 3 स्पॉन्टेनियस बाउल मूवमेंट्स नहीं हो रहे हफ्ते में, तो हम कहते हैं so weekly if you're going to bathroom 3 times, that's normal. Yes. Okay, a lot of people would consider it as being constipated. Yes. Right, but it's normal. Okay. Yes. तो अब फिर ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि बाउल मूवमेंट रोज हो। Okay. और लेकिन ये बात है कि क्योंकि मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ स्टेट्स में, तो यहाँ की जो जनरेशन थी, हमसे ऊपर वाली जनरेशन, Right. तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि बाउल मूवमेंट रोज होनी चाहिए। Right. तो अगर उनको नहीं होती थी बच्चों को बाउल मूवमेंट, तो माएँ बहुत परेशान होती थी, उनको लैक्सेटिव देती थी, उनको एनिमल्स भी देती थी। Right. लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम लोग बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बाउल मूवमेंट आपको रोज हो। अगर हर दूसरे दिन भी होती है और आपको ब्लोटिंग नहीं होती, आपको पेन नहीं होता, एंड यू फील लाइक यू हैव इवैक्यूएटेड, आपने सब कुछ खाली कर दिया है, Right. तो आप नॉर्मल हैं। Okay. Yeah. Okay, that's good to know. So that means कि अगर आपका एक पैटर्न शुरू से चला आ रहा है, and that pattern continues even if you're going to the bathroom 3 times a week, that's normal. That's normal. लेकिन अगर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है अचानक से, कि अगर आप 3 times की जगह 1 time you're Yes. going to the bathroom, that's problematic. Then they should come to you. Yes. Okay, so that's good to know. They should alert it. She said they see what has changed in their history, Right. and certainly should pursue. Right. Okay. So अगला सवाल मेरा है irritable bowel syndrome पे, जो कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन उसे हम मजीद डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned. Welcome back to Health Talk with Nosheen Mealbread. We're in conversation with Dr. Adnan Nadir, जो कि हैं gastroenterologist, और उनसे हम बात करेंगे irritable bowel syndrome पे. What is it and how do you treat it? I know we talked about it a little bit earlier, but I want you to tell us in detail. So irritable bowel syndrome का हम लोग अभी तक रीजन तलाश कर रहे हैं कि what's the etiology of it. Okay. So What is it? So it's a constellation of symptoms. Okay. के बाद, और ये बात नहीं है कि हर आदमी को वो सारे symptoms हो। Okay. तो हम लोग कहते हैं कि किसी को डायरिया प्रोन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, Okay. किसी को कॉन्स्टिपेशन प्रोन IBS है, और किसी को मिक्स पैटर्न है। मतलब आपका सिस्टम खराब है, तो it could be any one of the symptoms or all symptoms. It could, लेकिन मैं खराब का लफ्ज उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा आपका सिस्टम ज़रा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव कंपेयर टू द नेक्स्ट पर्सन। Okay. तो उसके अंदर ये कि आपके अंदर बीमारी नहीं है, लेकिन आप सिम्टोमेटिक हैं। जैसे अगर मियाँ बीवी हैं और मियाँ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और बीवी को नहीं है, और दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खाते हैं और दोनों बीमार हो जाते हैं, Okay. तो मियाँ जिनको IBS है वो ज़्यादा बीमार होंगे, उनको ज़्यादा क्रैम्पिंग होगी, उनको ज़्यादा डायरिया होगा कंपेयर टू बेगम, क्योंकि उनकी बाउल हैबिट्स, बाउल सिम्टम्स, जो उनका GI सिम्टम्स ज़्यादा सेंसिटिव है। Right. Okay. और तो IBS के अंदर हम जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके ये सब चीज़ें देखते हैं कि हम उनको कहाँ पे कैटेगराइज करें। ब्लोटिंग इज ऑल्सो बिग पार्ट ऑफ इट। Okay. ओके, हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि कोई हम और
डिजीज तो मिस नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जैसे सीलिएक डिजीज है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, विपल्स डिजीज है, थिंग्स आर दैट जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट कर सकती है, क्रोन्स डिजीज है। So it's kind of hard to diagnose. It is, so it's a diagnosis of exclusion. Right. Means that you exclude everything. Right. And then you say भाई आपका हमने सब चेक कर लिया, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, सही. लेकिन आपकी बाउल जो है, आपका पेट जो है वो ज़रा सेंसिटिव है, और फिर हम ट्रीटमेंट जो है वो हम उस तरफ ले आते हैं। Oh. लेकिन अगर हम शुरू से हम सस्पेक्ट तो कर सकते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, लेकिन हम वर्कअप के बगैर उनको डायग्नोज नहीं कर सकते। Okay, got it. So my next question is about fatty liver. What is fatty liver? Fatty liver is something that when there is excess accumulation of fat in the liver, Okay. और I think अब जैसे चीज़ें बदल रही हैं और खाना हम लोग सब खा रहे हैं, और and everybody in United States tend to be overweight, और अब दुनिया के अंदर भी I think सब लोगों का वजन जो कि हमारे माँ बाप के ज़माने में जो वजन होता था, और जब हम लोग कॉलेज के अंदर भी पढ़ते थे तो 70 kilogram man was a normal human being. Right. Now 70 kilogram man is a thin man. Ah, You know, standards change हो गए, standards- lifestyle change हो गए. Yes, I don't know कि standards इतने change हुए, लेकिन ये बात है कि लोगों के वजन अब वो वाले नहीं। अगर हम किसी 70 किलोग्राम मैन को देखते हैं तो हमें वो बहुत दुबला लगता है। तो अब हम लोग, एक तो हमारी नज़रें भी और हमारा जो लाइफस्टाइल है, अब हम सब जो है वो 10, 15, 20 पाउंड एक्सेस कैरी कर रहे हैं। Okay, without even knowing it as a society. Okay. तो Which is pretty alarming if you think about it, right? Yes. We're accepting that it's okay to be overweight. Because it has become a societal norm actually to Right. be just to carry the 10, 15 more pounds. Right, and it can actually affect your health in the long run. It certainly कोशिश can. ये करनी चाहिए कि जैसे जैसे आपकी स्पेशली एज बढ़ती है तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, you accumulate more fat and more weight, so you should start worrying about it, Yes. your weight at early on. Yes. और फिर फैटी लिवर भी जो है वो इतना बिल्कुल बेनाइन कंडीशन नहीं है, Okay. बल्कि ये होता है कि और यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे कॉकेशियन पेशेंट हैं या अफ्रीकन पेशेंट्स हैं, उनकी अगर उनको फैटी लिवर हमें नज़र आता है तो उनका खतरा सिरोसिस तक जाने में वो कम होता है, 1-3% होता है। Okay. लेकिन अगर हम अपने हिस्पैनिक पेशेंट्स को देखते हैं तो उसके अंदर उनका जो इंसिडेंस है सिरोसिस का वो 9% है। Okay. तो हम ये देखते हैं कि उनको वो उनके लिए फैटी लिवर होना ज़्यादा खतरनाक है। Okay. What about us, South Asian community? उसकी मुझे उनके स्टडीज़ का नंबर नहीं पता कि हम लोग कितने प्रोन हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों में सिरोसिस होते हुए देखा है, फैटी लिवर और नैश When की you वजह say से। cirrhosis, what is that? सिरोसिस की मैं अगर एक तस्वीर आपको दिखाऊं Okay. तो अगर आप इसको देखिए, हाँ. so this is the cirrhotic liver। Okay. तो उसके अंदर ये है कि सिरोसिस का है स्कारिंग और फाइब्रोसिस जो हमने Okay. बात की थी। जी. तो ये होता है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो कहीं के अंदर भी तो इन्फ्लेमेशन से स्कारिंग हो जाती है, सही. और लिवर के अंदर भी इस किस्म की स्कारिंग होती है जो कि बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। लोग शराब पीने से होती है, Right. इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, उससे वो बहुत सिरोसिस होता है। Okay. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस खवातीन के अंदर, आदमियों में भी हो सकता है लेकिन खवातीन में ज़्यादा कॉमन है, उससे सिरोसिस हो सकता है। Okay. तो फैटी लिवर का भी चांस है कि वो सिरोसिस में तब्दील हो जाए, और क्योंकि फैटी लिवर इज सो रैम्पेंट कि आप किसी का भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ज्यादातर के हमारे पास उसका लिखा हुआ आता है कि वो फैटी लिवर And है। it doesn't have to be an overweight or obese person. Yes. Even a very thin person could also be diagnosed with fatty liver. Yes, 10% Okay. can diagnose with NASH, non-alcoholic steatohepatitis, Right. and fatty liver। लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि फैटी लिवर हम ओवरवेट लोगों के अंदर देखते हैं, बट यू आर राइट कि थिन लोगों के अंदर भी non-alcoholic steatohepatitis हो सकता है, and it can progress। Oh, okay. Is it treatable? It's treatable, Okay. and हम लोग लेकिन बहुत चैलेंजिंग होता है वो ट्रीटमेंट। इसलिए नहीं कि ट्रीटमेंट
इसकी कोई एक खास दवा नहीं है हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रीटमेंट हम कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, तो वो लाइफस्टाइल बदलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यू नो, इफ वी आर ऑल एज फिजिशियंस वी आर सेंसिटिव टू दैट, लेकिन हम लोग इनकरेज करते हैं कि जितना हो सके वो कोशिश करें ताकि प्रॉब्लम्स में नहीं जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर सिरोसिस डेवलप हो जाए तो उसके रिग्रेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Sahi. Well, this is the time that we include your questions that you guys sent us in this segment. और सबसे पहला सवाल हमें जो है वो उज़मा ने भेजा है टेक्सास से। I suffer from digestive issues like bloating and puffiness. I was told to take pre and probiotics. Do they really work and how should I take them? अच्छा, pre and probiotics क्या है? Right. So probiotics जो हैं वो ऐसे अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं और उसके साथ वो पैथोजेनिक नहीं है, जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो प्रोबायोटिक है। प्रीबायोटिक जो है वो सबस्ट्रेट्स हैं जो समझ लें वो खाना है अच्छे बैक्टीरियाज के लिए। तो आप वो सब्सटेंस आप इंजेस्ट करते हैं, वो जाते हैं आपके स्मॉल बाउल के अंदर और वो अच्छे बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन उन प्रीबायोटिक्स लेने से बढ़ जाती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। अच्छा, प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत रिसर्च हो रही है और अभी तक जो है बहुत सारी चंद डिजीजेस के अंदर हम लोग इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर या फिर हम पाउचाइटिस के अंदर, और कुछ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर भी हमने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है और उससे हमने देखा है कि फ़ायदा होता है लोगों को। लेकिन अभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है उस बारे में कि ये चीज़ वाकई मदद करती है या नहीं। हम लोग प्रोबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, जैसे एक एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस होता है, हम उसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे वो बेहतर होता है। लेकिन there is a lot of work that needs to be done, लेकिन medicine is working and it's a very exciting field, लेकिन जो हतमी जो स्टडीज हैं जो कहती हैं वाकई इससे बहुत फर्क पड़ता है वो अभी कम है। लेकिन आई फील कि अगर वो आपको फायदा कर रही है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आईबीएस के अंदर तो आप जरूर लें, यू नो। लेकिन अगर वो आपको फायदा नहीं कर रही और आप देखें तो then don't waste your money. Right, because they're expensive. They're expensive. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, जो over the counter antacids मिलते हैं, are they safe if you use them for like long term? I think that there are many concerns about a class of medicine which is PPI, proton pump inhibitor, जिसके अंदर Nexium, Omeprazole, Prevacid, which are over the counter. Zantac H2 blockers हैं, लेकिन Zantac तो अब available भी नहीं है। Okay, अच्छा। और लेकिन H2 blockers के भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो आप अगर आपको थोड़े कम अरसे के लिए इस्तेमाल करना है, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साल इस्तेमाल करना है तो आपको डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये है कि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है ये पीपीआईज कम कर सकते हैं। तो उसकी क्या नुकसानात होते हैं? उसकी बाज़ औक़ात ये होता है कि बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट इट। और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसके जो खाने पीने में जो कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इनफ एसिड प्रोड्यूस कर लेती है उस वक्त। लेकिन अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं तो बाज़ औक़ात उनकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो पाती। तो हमें तो बोन की हेल्थ के लिए हमें कंसर्न है। पीपीआई लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो जाती है। तो बाज़ औक़ात अगर हम बहुत अरसे के लिए ले रहे हैं पीपीआई तो हमें मैग्नीशियम का भी थोड़ा बहुत ये ख्याल रखना पड़ता है कि मैग्नीशियम लो नहीं है, क्योंकि उससे हार्ट के एरिथमियाज हो सकते हैं। एंड ये भी एक नई चीज़ जो कि पिछले चंद सालों से हम लोग अब ज़्यादा केयरफुल हैं कि किडनीज के अंदर भी थोड़ा सा डैमेज कर सकती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग ये दवा ऐसी नहीं कि लोग डरें इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा रखें, कम से कम दवा लें,
और ज़रूरत होने पे दवा लें। Right. और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 40 मिलीग्राम ऑफ प्रायोजेक एक दफ़ा शुरू की तो आप सारी उम्र उस पर रहेंगे। आपका डॉक्टर आपको 20 मिलीग्राम फिर एवरी अदर डे हम उसको इस तरीके से उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और फिर अगर उसके साथ साथ अगर पेशेंट्स कोशिश करें कि अपना वजन कम करें, खाने पीने का ख्याल ठीक से करें, अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना बेड का हेड साइज ऊपर कर दें, चॉकलेट्स कम लें, मिंट्स नहीं कम लें। चॉकलेट इज चॉकलेट कैन कॉज रिफ्लक्स। तो उससे जो है अगर ये चीजें फॉलो करें तो इट्स यू कैन स्लोली ग्रेजुअली टेक इट। Right, okay. So the takeaway for me is अगर आपको रिफ्लक्स की दवाइयाँ लेनी है ओवर द काउंटर, so आप जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप ले रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अंडर डॉक्टर सुपरविजन। लॉन्ग टर्म होते हैं वैसे तो आप ले लें, मतलब कोई भी आपको इटालियन खाने जाना है, मैक्सिकन फूड खाने जाना है, अपना देसी खाना है, एंड देन यू फील लाइक यू गोना ईट दैट इज द डे सम पीपल यूज इट फॉर दैट। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज इज द की। और अगर आप एक साल से वो ले ही जा रहे हैं आप ओवर द काउंटर, then you need to make sure you talk to your physician. Right, and I know a lot of people who actually keep Tums at home and they take it literally every day, 3 times a day, without any, repercussions के बाद में पता नहीं क्या होगा. No, but that means that they have a reflux that they are self-treating, and it is going on for a long time that needs to be properly evaluated. There you go. Yes. Perfect. तो जनाब यहाँ लेते हैं हम आपसे इजाज़त। होपफुली आज का प्रोग्राम जो है और आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि हम आपके भेजे गए सवालात को अपने शो में शामिल करें या आपके दिए गए टॉपिक्स को शामिल करें तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@bosa.tv। इसके साथ ही हमको आप फेसबुक पर और ट्विटर पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं डॉक्टर अदनान नादिर से कंसल्ट करना तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी स्क्रीन पर मिल सकती है। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो उसका इलाज ज़रूर करवाइए। लॉन्ग टर्म जो है वो तकलीफ में रहने का कोई जवाज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।